बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, फैसल वाडा के बाद पीटीआई के एक और बड़े लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होने वाली है, बड़ा सवालिया निशान है और इसका क्या पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर असर पड़ेगा, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर अरशद शरीफ की शहादत से मुतल्लिक एक नई वीडियो सामने आई और दो हकाइक हैं। ये हकाइक ऐसे हैं कि इसने इस केस की डायमेंशन को बदला भी है और कुछ चीजों को जो पहले मशकूक थी मजीद मशकूक भी कर दिया है। और लंदन में एक ताजा तरीन गैर मामूली ड्रामा भी हुआ है। कुछ लोग स्पून फीडिंग करते हुए नजर आए, एक बयानिया दोबारा साजिशी बयानिया तैयार किया जा रहा है। ये भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा लंदन से कि आज लंदन में सारा दिन क्या होता रहा है। लेकिन राय साहब, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया गया, तैयारियां अपने अरूज पर हैं। इसी दौरान तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह इस लॉन्ग मार्च को रोक लिया जाए और पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी दरवाजा खटखटाया है, वहां से भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पीटीआई के अपने एक रहनुमा की तरफ से, फैसल वाडा ने, और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ इंकशाफात किए। वो बातें जो आप और मैं पिछले 2 रोज से अपने इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, उनको शायद मुझे ऐसा लगा कि रिपीट की हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसी की जो एक चार्जशीट थी, इल्जामात थे, चार्जशीट नहीं इल्जाम थे, और ये किसके कहने पे किया इसका जायजा लेंगे। लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ की मौत कत्ल है। लॉन्ग मार्च में खून ही खून नजर आ रहा है, मुझे जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। बहुत सारी आम शख्सियात रास्ते से हटा दी जाएंगी और मासूम लोग मारे जाएंगे। ये उनके अल्फाज थे, मासूम लोग और अहम शख्सियात और इंपोर्टेड शख्सियात, और कई लाशें मार्च की आड़ में आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साजिशों अरशद शरीफ के गिर्द एक घेरा था और डराया गया और मजबूर किया गया कि मुल्क से चले जाओ। दुबई से अरशद शरीफ को जबरदस्ती निकालने की जो बात की जा रही है, इसमें सदाकत नहीं है। उसका पासपोर्ट जो वीजा था वो खत्म हुआ और उसके बाद उसने कहीं ना कहीं जाना था, इसलिए वो कीनिया चला गया। फिर यह भी कहा गया कि मेरे ख्याल से अरशद शरीफ की मौत कोई हादसा नहीं, मेरे ख्याल में अरशद को गाड़ी के अंदर से मारा गया और उन्हें सिर्फ 2 गोलियां लगी, एक छाती पर और एक सीने सर पे, और वो लॉन्ग रेंज से नहीं बल्कि करीब से मारी गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ की मौत कत्ल है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई, किरदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और अरशद शरीफ का ना मोबाइल मिलेगा ना लैपटॉप मिलेगा। ये बात मैंने सवाल आपसे किया था ना कि आप देखिएगा कि लैपटॉप भी गायब हो जाएगा, और अब वो बातें दोबारा हो रही हैं कि शवाहिद मिटा दिए जाएंगे। राय साहब, बयानात वहां से भी बदल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरा बुनियादी तौर पर यह सवाल है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना 2 बड़े काम हुए। एक काम तो यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, उनके बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया और फौरी तौर पर जो जैदी साहब हैं हमारे कराची से पीटीआई के, उन्होंने फैसल वाडा की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है और फिर उन्हें शोकाज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। 2 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना है, नहीं तो फिर वो समझें कि फारिगी हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मीडिया आम होता ही है कि खान साहब की भी तकरीर नहीं दिखाई जाती। आपको तो पता है, टेलीविजन चैनल पे इतने बरस से आप काम कर रहे हैं कि 9 बजे का बुलेटिन कितना अहम होता है, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीर पाकिस्तान टेलीविजन पे भी दिखाई गई और यहां भी दिखाई गई, और शायद स्क्रिप्ट राइटर से कहीं ना कहीं गलती हुई है। आपको सहारों की तलाश है और सहारा आपने ढूंढा इमरान खान की सफों के अंदर से, जो समझते थे कि शायद इनके लिए काम करेगा, और एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे तूफान आ जाएगा। राय साहब, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने भी सुनी, पहला इंप्रेशन क्या मिला आपको, और कितनी पायदार थी या कंफ्यूज, या कुछ समझ में भी आई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? हाशमी साहब, एक तो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो बड़ा नालायक है, इंतहाई नालायक साबित हुआ है। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने स्क्रिप्ट लिखे हैं इस स्क्रिप्ट राइटर ने, वो सारे के सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं।
और हर स्क्रिप्ट के बाद इमरान खान साहब को सियासी फायदा हुआ है। तो एक तो ये जो स्क्रिप्ट राइटर है, इसको तो मुर्गा बनाना चाहिए, इसको कान पकड़वाने चाहिए कि इस स्क्रिप्ट राइटर ने हमेशा इमरान खान साहब को फायदा दिया है। अब जो फैसल वाउडा साहब को ये अचानक याद आया अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक ये बयान देने का कि किरदार जो है यानी अरशद शरीफ साहब के कातिल जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। अब इस हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब के कातिल मुमकिना तौर पर पाकिस्तान में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा ये दिया कि अरशद शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट की वजह से या इस हुकूमत की वजह से मुल्क नहीं छोड़ना पड़ा। हाशमी साहब, अगर इस्टेब्लिशमेंट की वजह से या इस हुकूमत की वजह से अरशद शरीफ साहब को मुल्क नहीं छोड़ना पड़ा, तो ये जो FIR थी, जो कि 15 के करीब FIR अरशद शरीफ साहब पर दर्ज करवाई गई थी, क्या ये FIR इमरान खान साहब ने दर्ज करवाई थी? क्या ये PTI ने दर्ज करवाई थी? क्या जो नामालूम अफराद अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर चक्कर लगाते थे, जो रात को उनके घर का घेराव करते थे, अरशद शरीफ साहब के वकील ने अदालत के अंदर यह बताया, छोटी मोटी अदालत नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह बताया कि अरशद शरीफ साहब को दुबई से डिपोर्ट करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। तो क्या ये इन्फ्लुएंस इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे? और फिर जो 15 FIRs में गद्दारी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, जो उन पर चार्जेस लगाए गए थे कि ये रियासती इदारों के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं मुबैना तौर पर, तो फिर कौन मजबूर कर सकता था अरशद शरीफ साहब को मुल्क से जाने के लिए? फिर सबसे बड़ी बात, यानी अगर मुझे कोई धमकी मिले तो मुझे तो पता होगा कि कौन मुझे धमकी दे रहा है। PTI मुझे धमकी दे रही है, फौज दे रही है, नून लीग दे रही है, राना सनाउल्लाह दे रहे हैं। तो अरशद शरीफ साहब का अपना क्या कहना था? यानी जब वो हयात थे तो उनका अपना क्या कहना था? उनके आप ट्वीट्स देखें, उनके जो प्रोग्राम है, उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अपीयर होते रहे, तो वो क्या कहते रहे? उनका तो हमेशा से तासुर यही रहा ना कि उनको रियासती इदारों की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट्स में भी इस बात का इजहार किया। तो अब फैसल वाउडा ने असल में इस उम्र में आके, यानी जब उन्होंने देखा कि एक तरफ उनकी नाअहली जो है, उनकी गलत बयानी की वजह से अब ये लगता यह है कि ये खत्म नहीं होगी, उनको इस बात का पास भी नहीं था कि इमरान खान साहब ने आउट ऑफ वे जाकर जब उनकी रुकनियत खत्म हुई कौमी असेंबली की, तो उनको सेनेट में अकोमोडेट करने की कोशिश की। लेकिन अब अपने सियासी करियर के इस मौके पर फैसल वाउडा ने असल में जिसको कहते हैं सियासत की जुबान में कि सियासी कालक जो है वो उन्होंने अपने मुंह पर मली है। यानी इसका कोई फायदा जिनके इशारे पर फैसल वाउडा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन कुव्वतों के इशारे पर फैसल वाउडा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनको भी कोई फायदा नहीं होगा, नून लीग को भी कोई फायदा नहीं होगा। फैसल वाउडा का अपना सियासी मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तारीक हो जाएगा। और जिस किस्म का रिएक्शन आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्विटर के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं कि फैसल वाउडा को किन अलकाबात से अब नवाजा जा रहा है। अब उसकी वजह यह है कि फैसल वाउडा की जो बॉडी लैंग्वेज है और फैसल वाउडा के जो अल्फाज हैं, जो कुछ वो बोलना चाह रहे थे, वो अल्फाज उनके मुंह से अदा नहीं हो रहे थे, बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे थे, सारे अल्फाज उनके गड़बड़ हो रहे थे। फिर कभी वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब को हादसे का शिकार नहीं किया गया बल्कि वो कत्ल हुए। उसके बाद कहते हैं कि 2 गोलियां मेरी इतला के मुताबिक बहुत करीब से मारी गई। तो 2 गोलियां मेरे ख्याल में उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा मेरा ख्याल ये है। वो सब बातें ख्यालात पे कर रहे थे, ख्यालात उनकी तो अपनी इंफॉर्मेशन कम, तो ख्यालात ज्यादा थे। किसने बताया? फैसल वाउडा को किसने बताया ये कि 2 गोलियां करीब से मारी गई? फिर कि ये मेरा फोन है, इसका फोरेंसिक करवा लें। फोन का आपने फोरेंसिक करवाना था तो आप उसी वक्त किसी आजाद इदारे के हवाले करते अपना फोन कि मुझसे अरशद शरीफ से क्या निकल रहा था? अच्छा, नहीं तो उससे क्या निकल रहा था? उससे कातिल थोड़ी पकड़े जाने। मुझे नहीं समझ में आई कि फैसल वाडा बार बार क्यों कह रहे थे कि मेरे फोरेंसिक करवा ले, मेरा राब्ते में होंगे, राय साहब बिल्कुल होंगे। फिर उन्होंने एक और भी बात की कि जो बड़ी अहम है
वो ये कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट और अरशद शरीफ के दरमियान राब्ते का काम किया है, बैठा के मैंने इनके मामलात ठीक करवाए और मामला ठीक हो चुके थे और वो पाकिस्तान आने वाले थे। अच्छा, अगर ये मामला ठीक हो गए थे तो अरशद शरीफ साहब का जो आखिरी व्लॉग है उसका आप थंबनेल देख लें। अभी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ये देखें कि अरशद शरीफ साहब का जो आखिरी व्लॉग था जो उन्होंने कीनिया में एक फार्म हाउस से किया, और अब ये इतलात भी आई कि जाहिर है कि वो एक ही कमरे में एक ही जगह पर उन्होंने खुद को महदूद किया हुआ था, क्योंकि उनके पास ये इतलात थी कि उनको टारगेट किया जाएगा। तो वो आखिरी व्लॉग भी देख लें, उनके आखिरी ट्वीट्स भी देख लें। तो ये तो तासुर गलत है कि एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और अरशद शरीफ साहब के दरमियान कोई मामला जो है वो तय हो गए थे। दूसरा, अब फैसल वाउडा को अगर कोई मेरिट पर फैसला होता है तो फैसल वाउडा को तफ्तीश में शामिल करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि कातिल कौन है, मुझे ये पता है कि वो पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले तो फौज को आगे आना चाहिए, हमारे इदारों को आगे आना चाहिए, आईएसआई को आगे आना चाहिए, और फैसल वाउडा से आज ही जाकर उनसे पूछें कि ये जो इल्जामात लग रहे हैं, हमारी तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं। वहां पे कीनिया की पुलिस कह रही है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, पहले वो ये कह रहे थे, तो उंगलियां उसके बावजूद हमारी तरफ उठ रही हैं। अब तुम्हें पता है कि कातिल कौन है, तो तुम बताओ, शायद पेश करो कौन है कातिल। तो फैसल वाउडा को उसमें राय साहब मैं अर्ज कर दूं, ये सवाल हुआ है कि आप क्या करेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन को छुपा के सीने के साथ लगाकर, तो आप देते क्यों नहीं कातिलों को पकड़ें और अंदर किया जाए। और अगर आपको नाम भी पता है और जानते भी हैं किसने किया, बैरूनी साजिश हुई, अंदरूनी सही नाम लिए गए। उन्होंने कहा कि मैं एमआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई और इमरान खान को ये दे दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा वक्त आने पर, ये उन्होंने कहा है। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। ये जब अल्फाज बोले जाते ना कि मैं वक्त आने पे कर दूंगा, वो वक्त कभी भी नहीं आता। अब एक ओपन सीक्रेट है। अब आप ये देखें हाशमी साहब कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पीटीवी पर भी चलवाई गई। जो स्क्रिप्ट राइटर था कम से कम ये ख्याल कर लेता कि पीटीवी पर 1 घंटा बाद चलवा देता, ताकि पूरा का पूरा राज ना खुले। तमाम जो चैनल्स हैं वो लाइव हो गए। तमाम चैनल 9 बजे के बुलेटिन के दौरान, जहां पे प्राइम टाइम प्रोग्राम में जो मरकजी चैनल्स हैं उनका 1.5 से 2 लाख रुपया फी मिनट एड का रेट होता है, और किसी सूरत कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती सिवाय डीजीआईएसपीआर के या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक, या कोई भी आर्मी चीफ हो उसके मुतल्लिक कोई बड़ी खबर आ जाए, उसके अलावा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं दिखाई जाती। लेकिन सारे चैनल्स हाथ बांधकर, ताबेदार बनकर लाइव हो गए। तो इससे भी पता चल जाता है कि फैसल वाउडा की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके पीछे कौन था। लेकिन हाशमी साहब, क्या फैसल वाउडा की इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च पर या इमरान खान साहब की मकबूलियत पर कोई असर डाला जा सकता है? तो इसका जवाब आपके जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनके नताइज में आप ढूंढें। जो इमरान खान साहब के जलसे हो रहे हैं उनमें इस सवाल का जवाब ढूंढें। अगर 14 जमातें मिलकर, इलेक्शन कमीशन मिलकर, रियासती इदारे मिलकर इमरान खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हरवा सके और साथ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में 1% भी कमी नहीं करवा सके, तो अब फैसल वाउडा किस खेत की मूली हैं कि अगर वो ये समझते हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मकासद हासिल किए जाने थे वो मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। दूसरा, हाशमी साहब देखें कितनी वेग बातें कर रहे हैं। इन वेग बातों पर तो फैसल वाउडा को हिरासत में लेकर तफ्तीश करनी चाहिए कि भाई आप तो पूरी कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ताकतवर शख्सियात मारी जाएंगी, अहम शख्सियात मारी जाएंगी, और मैंने ये कह दिया है कि अगर मैं मारा गया तो फिर 3 बड़ी शख्सियात को निशाना बनाया जाएगा। यानी खुलेआम टीवी पर आप इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं, लाशें गिरेंगी। और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा है, मैंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, डॉलर्स खर्च कर दिया, सुपारी दे दी ना। मैं हाँ, वो ये कहते हैं कि मैं घर पे कह कर आया हूं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर ठीक 3 घंटे के अंदर उनके घरों में भी तोहफा पहुंचेगा उनकी लाशों का। ये अल्फाज थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये फैसल वाडा का ना कुछ ज़हनी तवाजुन खराब हो गया या उनका, या क्या हुआ है, ये इंजेक्शन ऐसी हरकत जो है ना राय साहब, ऐसी हरकत ना 2 सूरतों में करता है। या वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है,
या फिर कोई ऐसी बात किसी के हाथ लग गई कि वो मजबूर हो गया, या फिर उसने समझा कि जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब उसे पता था कि अब तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पर भी एक झूठ पकड़ा गया कि इन्होंने अपना पासपोर्ट जो जमा करवाया उस पर तारीख जो है वो उसकी एक्सपायर पासपोर्ट को जमा करवा दिया, हालांकि उसका आपकी नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। तो उन्हें लगा कि यार अब तो खत्म होगी कहानी, और हम भी मुस्तफ़ा कमाल बन जाते हैं, हम भी लियाकत हुसैन बन जाते हैं मरहूम, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन पीटीआई के अंदर ऐसे किरदार हमने देखे हैं। अब मसला यहां पर वराज साहब एक और भी आ रहा है, और मसला यह है कि राना सनाउल्लाह बार बार इमरान खान पर उंगलियां उठाकर यह बात करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या राना सनाउल्लाह को बुलाकर नहीं पूछना चाहिए कि जिस तरह वो कहते थे कि इमरान खान अगर ये इंफॉर्मेशन अरशद शरीफ की मेरे पास थी, इनके पास थी, तो हमें क्यों नहीं दी, बताया क्यों नहीं हमें? यानी ये इतने ये समझते हैं अपने आप को कि दुनिया जो है वो बेवकूफ है, तमाशा देख रही है, और ये जो भी कुछ कहेंगे कौम मान जाएगी। अब बुलाएं फैसल वाडा को। हाँ, उन्होंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायद तो कर दी कि ये मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। अब बुलाकर पूछे इमरान खान से, तो इमरान खान पर तो उंगलियां उठाते हैं कि जी पूछा नहीं, तो इनसे भी पूछ लें बुलाकर के, बताओ कि कौन से नाम है, किसको कत्ल करने की बात की जा रही है, और तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है। और फिर जिम्मेदारी के तहत, चूंकि लॉन्ग मार्च आ रहा है राय साहब, मासूम मारे गए और कुछ तखरीबकारी हो गई, तो फिर कौन इसका जिम्मेदार है? हाशमी साहब, स्क्रिप्ट राइटर साहब, आपसे ये गुजारिश है कि जब आप ये स्क्रिप्ट लिखते हैं तो थोड़ा उसको राजदारी में भी रखा करें। पहले तो ये सवाल किया जाना चाहिए कि फैसल वाउडा ये दावा कर रहे थे कि बड़ी क्लासिफाइड किस्म की उनके पास इंफॉर्मेशन है, बड़ी हसास इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये नून लीग के रहनुमाओं ने आधा घंटा पहले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा पहले कैसे ट्वीट शुरू कर दिए थे कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। कई सहाफी जो कि नून लीग के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ट्वीट शुरू कर दिए कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आने वाला है, बहुत बड़ी एक नई सिचुएशन पैदा होने वाली है, अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से नए हकायक सामने आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था, लेकिन अब फैसल वाउडा को भी ये जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्योंकि एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, एक डायरेक्टर होता है, आगे एक अदाकार होता है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर भी कमजोर हो, डायरेक्टर भी कमजोर हो, ऊपर से जिसने अदाकारी करनी है वो भी कमजोर हो, तो सारा नजला फिर गिरता है अदाकार पे। अब जिस किस्म की अदाकारी स्क्रिप्ट राइटर ने और डायरेक्टर ने फैसल वाउडा से एक्सपेक्ट की हुई थी, जिस किस्म की तवक्को थी, फैसल वाउडा उसकी 1% भी अदाकारी नहीं कर पाए। आप देखें कि किस तरह से वो झुंझलाहट का शिकार थे। शुरू में उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि वो कोई स्टैब्लिशमेंट की 3 शख्सियात की बात कर रहे हैं, और कोई स्टैब्लिशमेंट उनके ऊपर ये प्रेशर डाल रही है कि ये राज जो है वो आपने नहीं खोलने हैं, इस वजह से कोई 3 शख्सियात जो है वो मुझे मार सकती हैं, और फिर मैं भी उन 3 शख्सियात को मारने का तोहफा दे दूंगा और उनकी लाशें गिरा दूंगा। लेकिन असल में नहीं, वो इशारा ये कर रहे थे, अदालती तौर पे इनसे अदालती तौर पे कोई इनका नोटिस लेना चाहिए। ये सीरियस एक्यूजिशंस हैं, बहुत सीरियस एक्यूजिशन। बिल्कुल। और असल में तो हाशमी साहब वो तासुर ये दे रहे थे कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के पीछे कोई तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ ने कोई ये प्लॉट बनाया, और तहरीक इंसाफ ने मजबूर किया अरशद शरीफ साहब को यहां से जाने में। यानी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए अरशद शरीफ साहब का अभी नमाज जनाजा भी अदा नहीं की गई। कम से कम उनकी शहादत का कुछ एहतराम कर लें। आप किस तरह से सियासी लिहाज से इतने बेहस हो सकते हैं कि अरशद शरीफ साहब जो शहीद हो गए, उनकी शहादत के ऊपर आप इतने बड़े बड़े झूठ गढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके कातिल जो हैं, यानी इल्जाम आप कहीं और धर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब के मामलात जो हैं वो इदारों के साथ तय हो गए थे। और अरशद शरीफ साहब जो आप खुद ज़ाहिर है कि शहीद हो गए हैं, वो खुद तो आके नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनके आखिरी वीलॉग्स, उनके खिलाफ जो FIR थी, उनके जो वकील ने अदालत के अंदर कहा, वो सुनने की जरूरत है। और फिर अरशद शरीफ साहब जो हैं, एक क्लिप में उनके वकील का एक और देख रहा था, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था, उनको पता लग गया था कि उनको टारगेट किया जाने वाला है, और 1-2 शर्ट्स वो हमेशा जो आखिरी उनके 10, 12, 15 वीलॉग्स थे, तो उसके अंदर एक ही उनका बैकग्राउंड था जहां से वो वीलॉग कर रहे थे। तो उन्होंने भी यही तासुर दिया कि कोई मामलात अरशद शरीफ साहब के तय नहीं हुए थे। तो फैसल वाउडा ने असल में
ये जो अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर एक गंदा खेल खेलने की कोशिश की है। और मैं सियासी लिहाज से अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि कितनी गिरी हुई हरकत है कि एक शख्स को इतने बेईमाना तरीके से शहीद किया गया कि पूरी दुनिया लरज कर रह गई। जमाल खशोगी जैसा ये केस बन गया हाशमी साहब पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया अक़वाम मुत्तहिदा को पुकार कर रहा है। सर, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कीनिया को, किया। जी हाँ, कीनिया को कह दिया कि आप इसकी तहकीकात करें, और अभी उनका नमाज जनाजा भी नहीं हुआ और उनके हवाले से आप ये झूठ बोल रहे हैं। आपने खुदा को जवाब नहीं देना। राज साहब, एक वीडियो भी सामने आई है, कुछ बयानात भी, और ये मेरा ख्याल है कि चौथा मौका है कि कीनिया की पुलिस ने अपना बयान बदल लिया अरशद शरीफ साहब के हवाले से, और वो ये कहते हैं कि अंदर से फायरिंग हुई है, अंदर से फायरिंग हुई तो जवाबी तौर पर फायरिंग की गई। राज साहब, ये इन्हें ठहर कर याद आ रहा है, ठहर कर याद आ रहा है, या कोई बता रहा है कि वहां भी कोई स्क्रिप्ट राइटर बैठा हुआ है जो बताता है कि अब ये करेक्टर इन कर दो, अब ये सिचुएशन को ट्विस्ट कर दो, अब एंटी क्लाइमैक्स डाल दो और लोगों को कंफ्यूज करो। जिस तरह कोई फिल्म आप देख रहे हो ना, तो उसमें बाज दफा जो कहानी है वो रिवील नहीं होती, तो यहाँ पर भी ये मामला है, सस्पेंस बना हुआ है और जानबूझ के स्क्रिप्ट राइटर जो है इस कहानी में ट्विस्ट, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स जो डाल रहा है। फिर साहब, एक नई तहकीकाती रिपोर्ट कीनिया के एक और न्यूज चैनल ने जारी की है, जो आज के दिन में जारी हुई है। अब उसमें पहले तो उन्होंने जो पुलिस का क्लेम है नया, एक तो पहले उन्होंने उस क्लेम को बताया है। उस क्लेम के मुताबिक अब पुलिस ने यह कहा कि अरशद शरीफ साहब और उनके साथ ये जो दूसरा शख्स था खुर्रम, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, फ्लैग डाउन गाड़ी को किया गया था, ऑफिसर ने इशारा किया गाड़ी रोक लें, गाड़ी नहीं रोकी, और उसके बाद अंदर से फायर हुआ और एक पुलिस एहलकार की हथेली के ऊपर यह फायर लगा। अब ये एक नई कहानी जो पुलिस है को कीनिया की, उसने ये घड़ी है। लेकिन अब कीनिया के ही एक और न्यूज चैनल है, उसने इसके ऊपर एक तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी की है। एक तो उसने उस गाड़ी तक एक्सेस हासिल कर ली जिस गाड़ी के मुतालिक यह बताया गया था कि यह गाड़ी मुबैना तौर पर चोरी हुई थी, जिसके मुतालिक यह झूठ भी गढ़ा गया था कि एक शख्स जो है वो पार्क करके गाड़ी चला गया था और उसके अंदर उसका बेटा मौजूद था और फिर वो गाड़ी चोरी हो गई। अब एक तो इंकशाफ यह किया गया इस तहकीकाती रिपोर्ट में कि वो जो शख्स था असल में उसकी अपने बेटे के साथ तलकलामी हुई थी, और उस तलकलामी के बाद जब वो शख्स पार्किंग में गाड़ी छोड़ के गया जिसमें उसका बेटा बैठा हुआ था, तो बेटे ने गाड़ी वहां से भगा दी। और फिर यह भी इंकशाफ किया गया कि बेटे ने जब गाड़ी भगा दी तो कुछ देर के बाद वो गाड़ी मिल गई थी, गाड़ी भी मिल गई थी, बेटा भी बाजियाब हो गया था। अब बेटा भी जब बाजियाब हो गया, गाड़ी भी मिल गई, यानी मिल गया, बाजियाब होने से मुराद के मिल गया, तो फिर उसके 1 घंटे के बाद अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को मिसटेकन आइडेंटिटी के चक्कर में किस तरह से निशाना बनाया जा सकता था। यानी जब गाड़ी भी रिकवर हो गई, बच्चा भी रिकवर हो गया। दूसरा, इसी तहकीकाती रिपोर्ट में अब यह बताया गया कि वो गाड़ी थी मर्सिडीज बेंज, जिस गाड़ी के चोरी होने का दावा किया गया, जबकि यहां पर जो गाड़ी थी जो कि अरशद शरीफ साहब जिसमें सवार थे, यह गाड़ी थी सफेद कलर की लैंड क्रूजर। तो इन दोनों गाड़ियों की जो मेक है, दोनों की शेप, यह भी दिखाई है अब कीनिया के एक न्यूज चैनल ने कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना फर्क है, इसलिए गलतफहमी का यहां भी कोई सवाल पैदा नहीं होता था। फिर इसी तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर अब वो ये भी कहते हैं कि जिस नाके की बात की गई कि इस नाके पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी, उस नाके के ऊपर तो कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। पहले भी यह कहा गया था कि वहां पे छोटे छोटे सिर्फ पत्थर मौजूद थे। तो जब कोई एहलकार ही मौजूद नहीं था तो फिर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से फायर कैसे हो सकता था? वो किस पर फायर करते और क्यों करते, उसका क्या जवाब होता? फिर एक और इंकशाफ यह किया गया कि पुलिस जिस नाके की मुबैना तौर पर बात कर रही है, पुलिस अब यह एडमिट कर रही है कि हमारे पास भी एक लैंड क्रूजर थी। तो अगर उनके पास भी एक लैंड क्रूजर थी तो फिर पुलिस ने इस गाड़ी को चेज क्यों नहीं किया? क्योंकि पुलिस यह क्लेम कर रही है कि जब यह फायर किए गए तो उसके बाद भी तकरीबन 12 किलोमीटर तक इस गाड़ी को ड्राइव किया गया और 12 किलोमीटर के बाद एक किसी वीरान गांव के अंदर इस गाड़ी को छोड़ा गया और फिर एक नक्कार अहमद नामी शख्स का जिक्र किया गया
कि खुर्रम अहमद ने नक्कार अहमद को कॉल की, जहां पर ये पूरा सीन था, जहां ये क्रिएट किया गया था, जहां अरशद शरीफ साहब को गोली मारी गई थी, वहां से कुछ 26 किलोमीटर दूर ये नक्कार अहमद नामी शख्स रहता था। तो खुर्रम अहमद जो है वो ले गए नक्कार के पास इस गाड़ी को, ताकि अरशद शरीफ साहब को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। लेकिन अब जो तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, जो कीनिया के एक चैनल ने, उन्होंने कहा कि जिस जगह पर गाड़ी को निशाना बनाया गया, ये गाड़ी तो उसके बाद कहीं दूर से मिली, और अरशद शरीफ साहब की मैयत को जिस सर्दखाने में कीनिया में रखा गया था उनकी शहादत के फौरन बाद, वो उस क्राइम सीन से 74 किलोमीटर दूर थी। तो यह भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर यह सवाल उठाया कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी से अगर फायर हुआ था किसी कांस्टेबल पर, तो उस वक्त हमेशा यह होता है कि आप क्राइम सीन की तस्वीरें बना लेते हैं, फुटेज बना लेते हैं। पुलिस से बेहतर तो यह काम कोई नहीं जानता, पुलिस की तो इसके लिए ट्रेनिंग होती है। लेकिन उस एहलकार के ऊपर फायरिंग की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, कोई वीडियो सामने नहीं आई। और फिर खुर्रम के मुतालिक यह भी बताया गया है अब इस तहकीकाती रिपोर्ट में कि ये जो शूटिंग रेंज थी, जो कि खुर्रम जिसके मालिक थे और कुछ रिजॉर्ट्स के भी मालिक थे, यहां पर संडे के दिन अरशद शरीफ साहब खुर्रम के साथ ही 3 बजे के करीब पहुंचे थे। ये कोई 85 किलोमीटर दूर है नैरोबी से, और यहां पर वो 8 बजे तक रहे। यहां पर ये जो शूटिंग रेंज है, ये वहां पर रहने वाले पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और इंडियंस में खासी मकबूल है, और वो यहां पर तफरी के लिए शूटिंग प्रैक्टिस करने आते हैं। और ये एक रिजॉर्ट है, यानी आप ये समझ लें कि संडे को एक पिकनिक रिजॉर्ट भी है। तो 8 बजे वो वहां से निकलते हैं, अरशद शरीफ साहब और उनके साथ उनका जो साथी था खुर्रम। तो इस पूरी सूरत हाल वो ये कहते हैं कोई भी गैर मामूली हमें हालात हमारी तहकीकात के मुताबिक नजर नहीं आए कि जहां पर पुलिस को 9 फायर करने पड़ते एक गाड़ी के ऊपर, उसके टायर पर फायर करने के बजाय बराह रास्त गाड़ी के शीशों पर फायर किए गए, और फिर गाड़ी को चेज नहीं किया गया। खास तौर पर इस पूरी सूरत हाल में जब यह भी पता चल गया था कि गाड़ी दूसरी जो मुबैना तौर पर चोरी हुई थी वो मर्सिडीज बेंज थी। फिर आखिरी इंकशाफ हाशमी साहब इसके अंदर यह भी किया गया कि वो जो बच्चा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसके मुतालिक यह कहा गया कि यह अगवा हो गया। तो उसको अदालत में पेश किया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास नहीं था, तुमने गाड़ी क्यों भगा दी। और उसके बाद फिर उसके बाप ने आके वो केस खत्म करवा दिया। लेकिन यहां पर जो नैरोबी के साबिक गवर्नर हैं, उनका जो इंकशाफ है हाशमी साहब, उसको नहीं इग्नोर किया जा सकता। तो उन्होंने तो अब यह कहा है कि अरशद शरीफ साहब का एक माफिया, एक डेथ स्क्वाड, एक किलर स्क्वाड जो है वो अरशद शरीफ साहब का कीनिया में पीछा कर रहा था। जब अरशद शरीफ साहब दुबई से कीनिया गए तो ये किलर स्क्वाड जो है ये उनके पीछे कीनिया चला गया, और अरशद शरीफ साहब कीनिया में नैरोबी और मुंबासा में मुबैना तौर पर किसी दस्तावेजी फिल्म पर काम कर रहे थे, और उसके लिए भी कोई मवाद इकट्ठा कर रहे थे जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ सकते थे, कुछ शोरूम्स के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और सबको पता है कि एक दस्तावेजी फिल्म का ट्रेलर भी जारी हुआ था जिसमें अरशद शरीफ साहब ने शरीफ खानदान की करप्शन की बात की थी। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जो खुद कीनिया का मीडिया वो अपनी पुलिस की इन रिपोर्ट्स को झुटला रहा है, वो ये कह रहा है कि तमाम क्वेश्चंस ये बताते हैं जो कि पुलिस के वर्जन के ऊपर हैं कि अरशद शरीफ साहब पुलिस का टारगेट थे, और कीनिया की पुलिस को तो अरशद शरीफ साहब मतलूब नहीं थे। कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ साहब को प्रिसाइजली क्यों टारगेट करेगी, यह सवाल अब कीनिया का मीडिया उठा रहा है कि आखिर किसको मतलूब थे, और कीनिया की पुलिस या कीनिया की हुकूमत को क्या मिलना था अरशद शरीफ साहब को टारगेट करके। कोई उनसे कोई लूट खसूट थोड़ी करनी थी। अरशद शरीफ साहब के पास तो वहां पे ना कोई पैसे थे, ना उनके पास कोई मालो असबाब था, तो अरशद शरीफ साहब को क्यों टारगेट किया गया। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मिलने जरूरी हैं। और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अब एक और काम किया है कि जो 3 रुकनी एक टीम बनी थी जिससे कीनिया जाना था, जिसमें आईएसआई के एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे, अब आईएसआई के ऑफिसर को उस टीम से निकाल दिया गया है। अब सिर्फ आईबी और एफआईए की टीम कीनिया जाएगी, और उसका कोई क्रेडिबल आप समझते हैं कि वो कोई ऐसे नताइज दे सकेगी जिसके ऊपर कोई पाकिस्तानी कौम यकीन कर सके, वो आईबी और वो एफआईए जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे काम करते हैं। अच्छा राय साहब, ये इसके ऊपर सियासत हो रही है। बाज लोगों ने ये कहा, और ये नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है
कि इमरान खान अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर सियासत कर रहे हैं। अच्छा, सियासत होती क्या है, इसकी मिसाल आपको नून लीग की टाइमलाइन, जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं वहां से मिलेगी। आपके मुल्क का वज़ीर आज़म क्या कहता है, वहां से आपको पता चलेगा कि सियासत कौन कर रहा है। और अभी कोई वीडियो भी सामने आई है आशफी साहब लंदन से, सर यही लंदन से कोई वीडियो, लंदन से जो वीडियो सामने आई है, प्लीज उसका भी थोड़ा सा अहवाल हमारे सामने रखें। हर रोज एक नया ड्रामा होता है, अब कौन सा ड्रामा हुआ है वहां पे नया? देखें राय साहब, बयानी की तलाश के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी हुकूमत ना उलट दी और फिर इनको बयानिया नहीं मिला। इमरान खान को सड़क पर ले आए, फिर बयानिया नहीं मिला। चोरों को मुसल्लत कर दिया, फिर बयानिया नहीं मिला। ये रोजाना बयानिए बनाने की एक फैक्ट्री है जो लंदन में लगी हुई है। अब वहां पर एक सवाल उनसे ही पूछा गया, और ये सवाल किया है दुनिया न्यूज के रिपोर्टर ने, अजहर जावेद ने, और उन्होंने किस तरह स्पून फीडिंग इसे कहते हैं, वो सही किसी ने दोस्त ने लिखा कि स्पून फीडिंग हुई है, मुंह में अल्फाज डाले गए। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में ये बात सामने आई और अब ये कहा जा रहा है कि मामला चोरी से कत्ल की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब ये कह कौन रहा है, किसने कहा, कहां इंकशाफ हुआ? कोई कमेटी अभी पाकिस्तान जो बनाई गई है, कीनिया पहुंची नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, इन्हीं की कमेटी है ना। अगर इन्हीं की मतलब की रिपोर्ट आनी है जिसका आपने हवाला दिया, तो वो भी राजा साहब अभी नहीं आई, और आप कह रहे हैं कि मामला चोरी से कत्ल की तरफ जा चुका है और मुल्क की सालिमियत खतरे में आ गई। देखें, रोजी रोटी कमाएं आप, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप पाकिस्तान में किसी की नौकरी के चक्कर में और किसी के मतलब के सवालात पूछने के चक्कर में ना, आप ये वक्त जो है हर शख्स के ऊपर आ सकता है साहब। हम सियासत नहीं हमें करनी चाहिए, यहां पर हर बंदा सियासत कर रहा है, हर कबीले के अंदर सियासत जो है उस वक्त हो रही है, सहाफियों के कबीले में भी सियासत हो रही है। और नवाज शरीफ ने पूरा सवाल सुना और सवाल सुनने के बाद उसका जवाब दिया कि मैं कोई अक्लमंद इंसान ऐसी बात नहीं करेगा, वक्त आने पर इसका जो है जवाब मिलेगा। सिर्फ वो टारगेट कर रहे हैं इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को, और उनका टारगेट ये है कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब ना हो और किसी तरह इसको रोका जा सके, इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। और इसके ऊपर उन्होंने एक भरपूर जो है वो कोशिश की। 2 दफा उन्होंने अटैक किया, और जो पहला अटैक था वो ट्वीट की शक्ल में किया। वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का मसला है सिर्फ, और इमरान खान लॉन्ग मार्च सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती के लिए कर रहे हैं। हालांकि राजा साहब, आपको मालूम है कि इमरान खान ने एक दफा नहीं मुतादिद दफा ये कहा कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप जिस मर्जी को आर्मी चीफ बनाएं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट पीछे होना बहुत ही जरूरी है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खान साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च जो हम करने जा रहे हैं सिर्फ तारीख के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश लंदन से की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, और इसको एंडोर्स करने की कोशिश की गई आज नवाज शरीफ साहब ने। तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो है। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।